नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों द्वारा की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं और पहले से जारी जांच में सामने आई ऑफशोर लेनदेन से जुड़ी है। अनिल अंबानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नए नहीं हैं। वो खुद को दिवालिया भी बता चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी कंपनी को राफेल से जुड़ा काम सौंपा। अनिल अंबानी की कंपनी ने राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाम से समझौता किया, जिसके तहत राफेल का निर्माण भारत में किया जाना था। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिल अंबानी के आवासीय परिसर सहित लगभग 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह तलाशी अभियान मुख्य रूप से यस बैंक लोन फ्रॉड केस से संबंधित है। ईडी की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से 3000 करोड़ का लोन लिया गया, जिसे बाद में दूसरी कंपनियों में घुमा दिया गया। इतना ही नहीं, लोन पास कराने के लिए यस बैंक के अधिकारियों और प्रमोटर्स को रिश्वत देने की भी बात सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आज देश भर में 48 से 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी को जांच में ये भी पता चला है कि यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को लोन देते वक्त अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोन से जुड़े सारे जरूरी कागजात बैकडेट में तैयार किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई को विस्फोट मामले में 12 अभियुक्तों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड्स, आप इस फैसले पर रोक लगाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि दोषियों को दोबारा जेल में लौटने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उस पर रोक जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति NK सिंह की बेंच ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी प्रतिवादी रिहा हो चुके हैं और उन्हें दोबारा जेल भेजने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि SG की ओर से कानून के मुद्दे पर दी गई दलील को ध्यान में रखते हुए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर ना माना जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर अपील पर नोटिस भी जारी किया। यह मामला साल 2006 का है, जब मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 180 से अधिक लोगों की जान गई थी और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज गुरुवार को चौथा दिन है। कार्यवाही शुरू होने पर तेजस्वी यादव ने स्पीकर नंद किशोर से कहा कि आज फिर से SIR पर चर्चा हो, कल अधूरी रह गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल सदन में जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। हम लोग सब सदन में आते हैं इसीलिए ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े। हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार SIR पर चुप्पी तोड़ें, आश्वासन दे कि किसी बिहारी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा। तेजस्वी ने कहा कि SIR में आधार और पैन कार्ड क्यों नहीं है। दस्तावेज पैसे लिए जा रहे हैं जो गरीबों के पास नहीं है। करोड़ों की संख्या में प्रवासी बिहारी मजदूर हैं। उन लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा। वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। मतदाता सूची से नाम काटकर वोटिंग अधिकार गरीबों से छीनने की कोशिश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है और SIR की प्रक्रिया ठीक नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी प्रशासन को $200 मिलियन यानी करीब 172 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी को अपने यहूदी छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहने के आरोप में ये भुगतान करना पड़ रहा है। यह समझौता राशि संघीय सरकार को 3 वर्षों में दी जाएगी, जिसकी घोषणा यूनिवर्सिटी की ओर से एक बयान में की गई और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। इसके बदले में सरकार ने मार्च में जिन $400 मिलियन की अनुदान राशि को रोका या खत्म किया था, उनमें से कुछ को वापस देने पर सहमति जताई है। बता दें कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे ट्रंप प्रशासन ने निशाना बनाया। उस पर आरोप था कि पिछले साल न्यूयॉर्क कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन में यहूदी विरोधी घटनाओं को रोकने में वह नाकाम रही। हालांकि मार्च में यूनिवर्सिटी पहले ही व्हाइट हाउस की कुछ शर्तें मान चुकी थी। रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में एक यात्री विमान AN-24 क्रैश हो गया है। इस विमान में
6 चालक दल के सदस्यों सहित लगभग 50 लोग सवार थे, जिसमें 5 बच्चों की भी संख्या बताई जा रही है। सभी 50 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। यह विमान अंगारा एयरलाइंस का था और खबारोस्क से ब्लागोवेश्चेंस्क होते हुए टिंडा शहर की उड़ान भर रहा था। आईफेक्स के अनुसार लापता हुए रूसी यात्री विमान का मलबा पूर्वी अमूर क्षेत्र में पाया गया है और अधिक जानकारी का इंतजार है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 2 प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों नेताओं के बीच चल रहा फाइल युद्ध अब खुलकर सामने आया है, जो शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहा है। मुंबई के पत्रकारों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी शिवसेना के मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सभी फाइलें पहले उनके पास भेजें, इसके बाद ही उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस के पास भेजा जाए। यह निर्देश पिछले 2 हफ्तों से लागू है और शिवसेना के 9 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। इस कदम को शिंदे की ओर से अपनी पार्टी के हितों को मजबूत करने और फंड आवंटन में अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया है कि फंड और चल रही योजनाओं से संबंधित सभी फाइलें सीधे उनके कार्यालय में भेजी जाएं। यह कदम शिंदे के निर्देश के जवाब में देखा जा रहा है, जिससे दोनों नेताओं के बीच सत्ता का टकराव और गहरा गया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है और हर राजनीतिक दल खुद को बेहतर साबित करने में जुटा है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को एक अहम बयान देते हुए कहा कि वे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति में निभाई जा रही ईमानदार भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी व्यक्ति जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर राज्य और बिहारियों की भलाई के लिए सोचता है, वह स्वागत योग्य है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत जी अपनी एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं बिहार की राजनीति में हर उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं जो जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों के लिए काम करने की सोच रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती विकल्पों में है। अगर किसी को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा पसंद है तो वह उसका समर्थन करे। किसी को MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण सही लगता है तो वह उस रास्ते पर चले, और अगर कोई मेरे MY समीकरण, जो कि महिला और युवा है, के साथ जुड़ना चाहता है तो वह भी एक विकल्प है। मराठी भाषा की अस्मिता का मुद्दा उठाने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर हिंसा का रास्ता चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार मनसे कार्यकर्ताओं ने नांदेड़ में सुलभ शौचालय चालक पर थप्पड़ बरसा दिया और वीडियो बनाकर वायरल भी किया। जानकारी के अनुसार शौचालय संचालक पर आरोप था कि वह शौच के 5 रुपए ले रहा है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। उससे पूछताछ करने पहुंचे तो चालक ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे मराठी बोलने के लिए फोर्स किया और उसकी पिटाई कर दी। दरअसल 5 रुपए लेने के सवाल पर एक मराठी व्यक्ति ने प्रवासी शौचालय चालक का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मराठी शख्स ने सवाल किया कि केवल शौच के लिए 5 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। उसने कहा था कि वह शौचालय चालक की शिकायत करेगा, इसलिए उसने व्यक्ति का नाम पूछा। इस बात पर शौचालय चालक भड़क गया और बहस करने लगा। वीडियो में शौचालय चालक कहता दिखा कि तू कोई साहब है क्या। इस पर वीडियो बनाने वाले शख्स ने जोर देकर कहा कि मराठी में बात करो, लेकिन चालक ने साफ मना कर दिया। और जब यह वीडियो राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा तो वे बस स्टैंड तक आ गए और फिर शौचालय चालक के साथ मारपीट शुरू कर उससे माफी मंगवाई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच अगले उपराष्ट्रपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस पद को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश का अगला उपराष्ट्रपति भाजपा से ही होगा और सभी सहयोगी दल उसके साथ हैं। हालांकि अभी तक नाम को लेकर खुलासा नहीं हुआ। एबीपी न्यूज के मुताबिक भाजपा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। वह अपना ऐसा उम्मीदवार सामने करेगी जो कि 5 सालों तक का कार्यकाल पूरा कर सके। उम्मीदवार को चुनने के दौरान पार्टी कई कारकों पर विचार करेगी। जेडीयू और टीडीपी समेत सभी सहयोगी दल भाजपा के साथ हैं। जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर का नाम उपराष्ट्रपति की दौड़ में शामिल किया गया था, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक वे फिलहाल दौड़ से बाहर हैं। इसके अलावा केरल के पूर्व राज्यपाल
आरिफ मोहम्मद खान भी लिस्ट में शामिल हैं। हरिवंश नारायण सिंह को लेकर भी चर्चा थी। वे राज्यसभा के उपसभापति हैं और जेडीयू के नेता भी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चर्चा में रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर झड़पें होने की खबर है, जहां सुबह से ही सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक के घायल होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। थाई सेना का कहना है कि उनके कम से कम 2 सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए हैं। थाई दूतावास ने सीमा पर संघर्ष के बीच थाई नागरिकों से कंबोडिया छोड़ने की अपील की। थाईलैंड के शिक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत में विवादित सीमा के पास के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष अदालत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देशों के लिए एक दूसरे पर मुकदमा करने का रास्ता साफ कर दिया है। नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश ने बुधवार को कहा कि यह पता लगाना कठिन हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के किस हिस्से के लिए कौन जिम्मेदार है। इस फैसले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर दूरगामी हो सकता है। यह फैसला उन देशों की जीत के तौर पर देखा जाएगा जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। ये देश इस समस्या से निपटने में वैश्विक प्रगति की कमी से परेशान होकर अदालत पहुंचे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.